अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू की जाती है। अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल, चाहे मईशत से जुड़े हों, सियासत से जुड़े हों या दीगर मामलात हों, तालीम, सेहत, किसी भी हवाले से हों, कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करें। मुख्तलिफ मेहमान शख्सियात यहाँ आते हैं, उनको मदऊ करते हैं और फिर उनसे हमारी गुफ्तगू होती है। तो आज क्योंकि मेहमान बड़े ख़ास हैं और बात कम करूँगा, उनसे ज़्यादा बात करूँगा, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं जनाब डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब, जो कि पेशे के एतबार से तो एक डॉक्टर हैं, डायरेक्टर हैं कराची चिल्ड्रन एंड जनरल हॉस्पिटल के। उसके अलावा भी बहुत कुछ हैं, एक समाजी शख्सियत भी हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, मेज़बानी के भी फ़राइज़ अंजाम देते रहते हैं मुख्तलिफ़ औक़ात में, टीवी प्रोग्राम से बड़ी पुरानी वाबस्तगी भी है। और इसके अलावा डॉक्टर साहब के बहुत सारे काम हैं। मैं डॉक्टर साहब को खुशामदीद कहूँगा और डॉक्टर साहब से बहुत सारे मामलों पर गुफ्तगू करूँगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बिल्कुल माशाल्लाह, आपने बहुत खूबसूरत इसका तबसरा किया है। अल्लाह इतनी अहलियत रखे हमें। जी जी डॉक्टर साहब, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है आपसे, सिर्फ मेडिकल के हवाले से नहीं, हम समाजी मामलात पे भी बहुत कुछ सीख लेते हैं। बहुत सारी चीज़ों, आपकी ऑब्जर्वेशन माशाल्लाह बहुत अच्छी है। और अभी माह मुबारक का इंतज़ाम हुआ, अभी कुछ देर पहले ही मौजू ज़ेर बहस था कि हमने से सीखा क्या। अब वो तो ख़त्म हो गया, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने ये मौका दिया तो दोबारा उसको हासिल कर लेंगे। लेकिन ये कि हम सीख क्या रहे हैं, वो हमारी ना सेहत के ऊपर नज़र आ रहा, वो ना हमारे इबादत में वो अब नज़र आ रहा, वो जो ताज़गी थी, वो जो लगन थी, वो जो कोशिश थी, वो अचानक से मान पड़ गई। ये क्या सीखा, क्या हमने, ना हमें सड़कों पे वो चीज़ नज़र आ जाए। मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, इतना खूबसूरत बर्निंग अपना टॉपिक बहुत शुक्रिया डॉक्टर। और दिल चाहता है कि इस पे बात किया जाए, इसलिए कि एक तरफ दिल खुश होता है कि ईद आ गई है, एक दूसरी तरफ दिल रोता है कि ईद आई है, ये किस शक्ल में आई है, हमने कौन सा महीना गुजार के हम आ रहे हैं। ये बताइए, ऐसा लगता है कि हम कोई भूखे प्यासे बैठे हुए थे और आते ही आके हमने एक फूड फेस्टिवल में एंट्री कर दी है। आप सड़कों में चले जाएं, बाहर चले जाएं, मुल्क में हमारी एक अफरा तफरी है, खाने के फूड स्टॉल लगे हुए हैं, चीज़ें लगी हुई, खेल कूद रहा है भाई, और मस्जिदें खाली हो गई। पहले जो भरी थी, इतनी मेहनत की थी कि भाई वो रजब आया, शबान आया, रमज़ान आया और मालूम हुआ ईद आती सब खत्म हो गया, समझे ना। अब वो लोग जो रात को कोई इबादत क्या करते थे और तरावी पढ़ा करते थे, उनसे पूछे वो कहाँ गई सब चीज़ें हैं। वो कहने लगे नहीं, वो बच्चों को लेके जो है वो कोई पिकनिक प्लेस पे चले गए, आज खाने का प्रोग्राम है, आज पाए का प्रोग्राम है, आज झाड़ी का प्रोग्राम। यार ये सब कुछ क्या है, क्या हम ये तरबियत हासिल करके आए थे रमज़ानों में, समझे ना। तो इसके हवाले से मैं दो चीज़ें कहता हूँ। एक तो मैं डॉक्टर, वो रोना कि यार ये मेरे मरीज जो है, जो अच्छे खासे सेहतमंद थे, वो इन्हें क्या हो गया। ऐसी ऐसी बीमारियों में आगे जो पहले कभी ना थी उनके लिए। जो बड़े लोग थे, जो एजिड लोग थे, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, बताएं, समझे ना। उनके किडनी प्रॉब्लम डेवलप होने चले गए, समझे ना। उनके जो कार्डिक अटैक चलने आगे शुरू हो गए, इसलिए कि इतने बेतहाशा वो भी इन्वॉल्व हो गए खाने पीने में, और वॉक बिल्कुल खत्म हो गई। बच्चे जो थे उन्होंने भी खाने पीने शुरू कर दिए, जो स्कूल गई बच्चे थे, हैं, उनके भी गैस्ट्रो हो गया, उनको किसी को नमूनिया होगा, ठंडे खून में शुरुआत पी रहे हैं वो बिला तकल्लुफ। कोई उन पर कोई नज़र नहीं है, ना पेरेंट्स की है ना बाहर की है। पैसे दे दो, पैसे दे दो, ये आ कहाँ से रहा था पैसा, बताए। मैं ये समझता हूँ अगर आपने हक लाल कमाते हैं तो इसमें बहुत बरकत आती है। क्या बात, ये पैसा पे अगर हुकूमत कहती है कि टैक्स नहीं दे रहे हो, फलाना हो रहा है, आप सब पे नजर तो रखो। एक चीज जो है, एक बंदा जो आया है खरीदने के लिए, वो इस काबिल है कि ब्रांडेड चीजें खरीद रहा है। एक जा रहा है वो पीसी में, बड़े होटल में जाके खाने खा रहे हैं, दावतें हो रही है ना, फार्म हाउस बुक कराए, खाली नहीं है कोई फार्म हाउस, बताइए। ये सब कुछ क्या है हो रहा है, बताया। ऐसे मेरे पास केसेस आए, आप यकीन कीजिएगा, जिनकी सेहत अच्छी थी, सब थी, कार्डिक अटैक में आ रहे हैं। बच्चे हैं गैस्ट्रो में आ रहे हैं, 6 महीने का बच्चा जो है वो गैस्ट्रो में आ रहा है। इसकी वजह की जो माँ दूध पी रही है, बच्चे को दूध पिला रही है, वो इतनी बेरहमी से दूध पिला रही है, वो बच्चे को कोई केयरिंग नहीं है उसकी, तो क्या हुआ, बच्चों को इन्फेक्शन हो रहा है, समझे ना। यानी वो बच्चे जो खुद नहीं खा रहे वो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। कम से कम इनको तो देखना चाहिए ना। ये मैं ये समझता हूँ, जो ऐसे जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके भी बच्चे मुतासर हो रहे हैं पेट में, जब ये डिलीवर होंगे तो उनका क्या होगा। हमारे यहाँ कोई एजुकेशन नहीं है, या एजुकेशन है भी तो उसको बाला ताक रख दिया गया है। हमें बहुत ऐसे दर्स की ज़रूरत है जो थ्रू आउट द ईयर हो,
बहुत अच्छी बात। शामिल हमारे पास को हुकूमत की तरफ से ऐसी कुछ इम्प्लीमेंटेशन आनी चाहिए हमारे पास जो उसको फॉलो करें और हर सबका अपना अखलाक भी बने, अपने पेट को भी सही रखें वो। शामिल तो ये हमारा मुल्क तरक्की करेगा, हमारे बीमारियों से हम बचेंगे और एक मॉरली एक अच्छी कौम बन के उभरेंगे। वाह, बहुत अच्छी बात। तो मेरा कहना यही है कि आप जो भी फेस्टिवल है, अब ये बकरीद आ गई वो और मुश्किल, अब एक नया चैलेंज आ गया आपके सामने आ गया, जबकि वो एक कुर्बानी है। एक आपको ये ऐसा दर्ज दिया जा रहा है कि आप अपने आपको पेट कम रख के दूसरों को इसलाह करें, आप दूसरों के लिए अपने आप को प्रोवाइड करें। आप ये जो करते हैं ये नहीं कि हम बड़ा गोश्त खा लें उठा के, हम बल्कि अपने तकवा इख्तियार करें हम। मगर यहाँ हमारे यहाँ कुछ भी नहीं होता है। हमने ईद का जो है मुझे इतना अजीब व गरीब मामला होता है कि हम समझा के हम लोगों को थक जाते हैं कि भाई इतना नहीं खाओ, ऐसा रखो। छुट्टियाँ आ गई, छुट्टियों में ये होता है आप तरबियत करने घर में रहें और माँ बाप समझाएं बच्चों को कि भाई इस तरह से ये हो रहा है, बल्कि वो खुद इन्वॉल्व हो गए उसके अंदर, है ना। एक चीज़ मैंने देखी कि बजाय इसके कि वो चीज़ें जो रमज़ानों में खैर कर रहे थे कि भाई अपने इनकिसारी पैदा करो, समझे, सब्र और तामुल का मुजाहरा करो, बहुत ज़रूरी है। रमज़ान होती सब कुछ बात हो गया है। बच्चे गाड़ी लेके निकल रहे हैं, लोग अपने ट्रक लेके निकल रहे हैं, कोई बाहर कोई दूसरे साइड में जा रहे हैं, वो बेबका यानी यूँ समझे ब्रेक नाम की तो चीज़ ही नहीं है उनके पास, और सब्र नाम की चीज नहीं है। सब्र नहीं है तो ब्रेक भी नहीं है, समझे यार। ये सब कुछ क्या है, आप कम से कम कंट्रोल तो करने को हुकूमत को चाहिए, या अपने जो लोग इलाके के लोग हैं उनको चाहिए, समझे। ये लोग जो नमाज पढ़ना ईद के बाद जब नमाज पढ़ जाए वहाँ ये खुद वैसे होने चाहिए, बिल्कुल कि अब आप लोगों ने सड़कों पर निकलना इस तरह से निकलना, आपने बाहर जाना है तो इस तरह से जाना है, स्कूलों में आप जाएंगे तो आप सब्र और तामुल के साथ जाएंगे, डिसिप्लिन के साथ जाएंगे, टाइम पर पहुंचेंगे, पंक्चुअलिटी रखेंगे, ये खुद भी आप होने चाहिए सामने। अब ये नहीं होगा भाई ठीक है कुरान तो हम पढ़ के आ रहे हैं, ईद पे पूरा इससे पहले पूरा कुरान पढ़ रहे हैं, हदीस पढ़ रहे हैं, अब उसको अप्लाई करो, आप इम्प्लीमेंटेशन करो कि ये चीज़ की ज़रूरत है। यहाँ आपने नमाज पढ़ी ईद के बाद जो सड़कों पे निकले समझना बाहर, अच्छा फिर इसके बाद ऐसे जो है स्टॉल लगे हुए खाने पीने के, तो यार हद है यार, ये चीज़ें तो कम से कम ये तो बताओ कि ये खाने की है या नहीं। अब ये हुकूमत से मैं एक सवाल करता हूँ, ये आपने इतना सब कुछ किया ईद पर देखने, क्या कोई हमारे कोई ऐसी कोई सेहत की टीम जो है हमारी वो कोई गई है, किसी इंस्पेक्शन किया किसी चीज़ का? जो दिल चाहे आप दे रहे हैं, आप फिर आप कहते हैं कि नहीं हम तो बहुत ख्याल रखते हैं इन चीज़ों का। आपको चाहिए कि देखिए इस वक्त जो बेच रहे हैं बड़ी बड़ी दुकानों पे, अगर जाके हमारी एक टीम रेड करे तो मैं समझता हूँ उसके खौफ से ही दूसरे दुकान वाला सही हो जाएगा। बिल्कुल सही। मगर यहाँ तो खुद भी बैठे हुए हैं जाके। तो मेरा बिल्कुल मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने हुकूमत से भी, अपने लोगों से भी, और ख़ास तौर पे जो हमारी मस्जिद हैं, जो हमारे पेशवा में हैं, जो हमारे जो अनाउंसमेंट करते हैं, जो लोग पढ़, उनको भी तनबीह, वो लोग भी इनको तनबीह करें। बिल्कुल ऐसा ही, और रिमाइंडर दें कि तुम ऐसा करो रोजाना, हर वक्त ये करें कि नमाज पढ़ने आ रहे हो। ये मस्जिद क्यों खाली है भाई, है ये कि पूरा अगले साल रमजान है कि जब बीत जाएगा पूरा। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ अपने मैसेज के अपने प्रोग्राम के वजह से कि हमें अपने जो अखलाकियात है, हमारा जो दर्स है, हम जिस कौम के और जिस मजहब के पैरोकार हैं, हमें उसको उजागर रखना चाहिए। अपनी हैसियत को नहीं भूलना। क्या अच्छी बात कर कि आपके मुल्क ने और आपके जो मजहब है क्या हैसियत आपको दी हुई, हमें उसको ख्याल रखना है। आप यकीन कीजिए बाहर के लोग जो हम यहीं पर आते हैं वो देख के हमें शर्मिंदा, हम उनको देख के शर्मिंदा होते हैं, बहुत शर्मिंदा है। वो कहते हैं ये आप लोग क्या करते हैं आपने, समझे। अभी इससे पहले किस्सा जैसे हो रहा था कि बाहर के मुल्क में आप जाले जाते हैं, समझे ना, वो उसूल जो हमने अपनाए उनके पास है, और बड़े इत्मीनान से वो अप्लाई कर रहे हैं। आज आप देखिए उनके इकोनॉमिक स्टेटस हमसे कितने बेहतर है, बहुत ऊपर है मुकाबले। ये वजह थी, देखिए ये भी था कि जब पाकिस्तान शुरू में बना था तो पहले 60 तक हमारी ये पोजीशन थी कि हम जापान जैसे मुल्क को कर्जा देते थे। ये मैंने खुद स्टडी मौजूद है, सब चीजें है। जर्मनी को भी कर्जा दिया, हम और मुल्कों को भी देते थे, हम 10 मुल्कों को हमने कर्जे दिए। अब वही चीजें ऐसी है कि हम कर्ज के लिए भाग रहे हैं, हम जो है इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं कि हमें कोई पैसे दे दो, हमें कोई ये दे दो, हमें यार ये क्या रिवर्स क्या हो गया, कैसे हो गया ये बताएं। आज वो उन्होंने आज के लिए उन्होंने कहा कि भाई पाबंदी लगाई उम्रे के लिए तुझे कि ये पाकिस्तानी जो है वहां जाकर जो है बेगरिंग करते हैं और भीख मांगते हैं। यार ये मतलब अजीब कहानी हो गई। ऐसा ही है, बिल्कुल। हमारे अगर हुक्मरान जा तो वो तो हुक्मरान है, वो भी जा रहे हैं, वो पॉजिटिव तरीके से ले रहे हैं, आपने सड़कों पे आके ले रहे हैं।
बिल्कुल ठीक तो है। भाई ये सब चीजें जो है अपने दिल में ईमान पैदा करने की जरूरत है, सब्र और तामुल करें। आपके पास जो स्टेटस के थोड़े से पैसे आ रहे हैं, थोड़ी सी फैसिलिटीज आ रहे हैं, उन पर सब्र और कनात करो। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना आपको मिल रहा है। अब आपको खूब तर की तलाश हो गई है। आप ये देख रहे हैं कि मैं जो है बराबर बात है, गाड़ी तो आपको भी गाड़ी चाहिए, तो उसके पास नया मॉडल है, मुझे वो नया मॉडल आपको चाहिए। तो क्या आप में इसमें अहलियत है? जब आप उसका डिफरेंस करेंगे उसने किस बेस पे ली, तो आप कहेंगे वो तो हाईली क्वालिफाइड बंदा है, उसने पूरी जिंदगी लगा दी जाके, अब जाके उसने गाड़ी ली है। हैं आप कहते हैं कि मुझे भी वो गाड़ी मिल जाए, बहुत है ना? बिल्कुल ये सब चीजें सिखाने की जरूरत है। हमारे मुल्क को एक दफा फिर रिमाइंडर की जरूरत है, हमारे अवाम को रिमाइंडर की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि इन चीजों की बड़ी जरूरत है कि हम एक दूसरे को समझाएं और अपने मुल्क को तरक्की करें, अपने आप को इंडिविजुअल बेसिस पे हम अपने एक अच्छे इंसान बने। तो ये बड़ी चीजें हैं और बड़ा अफसोस होता है हमारा ये कि हम बजाय इसके अच्छे हो। अच्छा, एक चीज जो सबसे अफसोस है वो सब्र है। ईमान सब्र का हिस्सा है। वाह। और ये चीज हमारे खत्म हो गई। अगर आपको ईमान देखना है किसी शख्स के अंदर, तो उसको आप सब्र के इम्तिहान ले लें, तो आपको उसकी हैसियत पता चल जाएगी। मैं यकीन कीजिए ये बात इस हवाले से नहीं कर रहा हूँ कि मैं गार्ड के बगैर गाड़ी नहीं चला सकता। इतनी बदतमीजी है बाहर, सही कहते हैं कि मैं हैरत दोस्तों की, यार मैं अगर मैं गार्ड वार्ड नहीं हूँ तो ये तो मुझे खा जाए उतार के। बिल्कुल ऐसा ही है। जबकि हम जैसे शरीफ आदमी कितने, हमें हल रसूल को पता है। तो बताए जब हमारा ये हाल है कि औरों को क्या हाल होगा। और मैं सड़कों पे देखता हूँ, मैं सब में ना किस तरह से तूफान बदतमीजी है, तूफान बदतमीजी बरपा है। मैं चाहता हूँ कि ये सख्त तरीके से हुकूमत भी इकदाम ले, और जो लोग जो उनके जिम्मेदार हैं, हमारे ट्रैफिक के लोग हैं, हमारे पुलिस, उनमें भी अखलाकियात पैदा हो। सबसे ज्यादा जरूरी ये नहीं होता कि आप जब ट्रैफिक के हैं, अगर कोई गलत करके भाग रहा है गाड़ी के साथ, तो उसको बहुत बुरी तरीके से पकड़ना, गालियां देना। यार ये आपको भी अखलाक का मुजाहरा करना पड़ेगा। उन चीजों के लिए कानून मौजूद है आपके पास, कानून के हवाले करने से, बजाय इसके कि आप भी गोली निकालें और उस पर जो है सर पे रख दे, है ना? तो हमारे हर शोबे में हमको जो है हमारी आजमाइश की जरूरत है, सब और तामुल एजुकेशन की जरूरत है। ये सब चीजें बड़ी जरूरत है। अगर हम इन चीजों पर अमल करेंगे तो फिर ईद भी अच्छी है, रमजान भी अच्छे थे, ये दिन भी अच्छे हैं, और आइंदा होपफुल होंगे कि आइंदा जो आएंगे तो इंशाल्लाह इसी तरह हम अच्छे अपने दिन गुजारेंगे। क्या अच्छी बात डॉक्टर साहब आपने की है। आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि ये तो बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि सबसे पहले, जैसे अभी कुर्बानी का मामला जैसे आपने जिसको उठाया है, बड़ी काम की बात है ये कि मिंबर से बैठ के जो हमारे उलमाए कराम हैं, ये इसकी भी ज़रा खुदारा अहमियत के ऊपर जोर डालें कि यकीनन ये एक दीनी फरीज़ा है जिसकी अंजामदही ज़रूरी है। ताहम उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपने माशरे की भी सफाई का भी ख्याल रखें, और उसके अलावा भी जो आपकी अखलाकी ज़िम्मेदारी है उसको वो भी आपने पूरा करना है। अभी ये रास्ते में यही सोचता आ रहा था कि अब ये सिलसिला शुरू होगा, फिर से जब आपको जगह जगह गंदगी के ढेर नज़र आएंगे, खलासतें आपको नज़र आएंगी, हमारा उसके ऊपर कभी कोई वो है ही नहीं, बल्कि शायद हमने इसको भी एक फेस्टिवल बनाया हुआ है, इसको भी उसी तरह से एंजॉय करेंगे, तमाशे भी लगेंगे, फिर वो फोटो सेशन भी होंगे, फिर सोशल मीडिया भी। अभी सोशल मीडिया की ये जो दौड़ है डॉक्टर साहब, ये बड़ा हसास मौजूद है, इस पर ज़रा बताएंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि आम यही कि इसको बंद कर दो, बंद कर देना, अब यही से बेहतर लगता है। सबसे बेहतर यही है। ऐसी ऐसी तूफान बदतमीजी है सोशल मीडिया जो है, वो मीडिया तो क्या रह गया, एक समझ लो एक अजीब व गरीब मीडिया बन गया वो। तो मैं समझता हूँ इस पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। मेरा अखलाक एक देखिए ना, एक मोबाइल है, आप उसको अच्छे कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक मीडिया है उसको अच्छे कामों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। हमने हमेशा नेगेटिविटी देखी, ऐसा ही है, तो इस पे कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है ना। अब बच्चों से लेके बड़ों तक ऐसे ऐसे कमेंट सोशल मीडिया पे हैं कि मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ, और मैं कहता हूँ यार ये बच्चे भी पढ़ेंगे हमारे, ये हमारे वो भी देखेंगे, ये क्या सिस्टम हो रहा है। तो इसको मीडिया पे काबू करना बहुत जरूरी है, आपको समझना। हम मोबाइल तो काबू नहीं कर सकते, मतलब सोशल मीडिया पे बैन कर दें उसे, समझना। अच्छी अच्छी बात करें, आम बात करो, आप उठो ना। हम ये देखिए, हम कहते हैं डेमोक्रेसी है, आप हर बात कर सकते हैं, आवाज का आपको कोई कैद नहीं है, आपके पास जो ना आजाद राय है, ये आजाद राय आपने बिल्कुल सही कहा कि उसको इस तरह ये माशरे में ये जो मुसलमान हम जो काम कर रहे हैं, हम इस काबिल ही नहीं है कि इस किस्म के मीडिया को चला सके। आप देखिए ना, ये और भी तो दुनिया है यार,
वो कैसा करती है काम है। बिल्कुल अल ऐसा ही। जज़ायरा एक टीवी चैनल है, ओहो क्या बेहतरीन न्यूज देता है, मैंने देखा मैं हैरान हो गया। बिल्कुल फैक्ट है, उसने जो कल खबर दी वो जाके देखा तो उसकी खबर सही निकली। बिल्कुल सही। और यहाँ हमारे पास 100 खबरें हैं, एक भी हम ढूंढ रहे हैं कि कोई एक तो सच निकला है। क्यों नहीं चेक एंड बैलेंस है हमारे पास, हर बिल्कुल ऐसा। मामले में चेक एंड बैलेंस नहीं है, समझे ना। हालांकि अल्लाह ताला की इन्विटेशन देखिए ना, कितने महीने अभी रमजान गुजरा, फिर ईद आ गई, फिर बकरीद आ गई, बिल्कुल ऐसा फिर उसके बाद मुहर्रम आ गए, जी। तकद्दुस महीना आ गया, तकद्दुस का महीना फिर रबी अव्वल। देखे ना आप, खुदा ने कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आ रहे ले रहे हैं, और हम स्टेप बाय स्टेप पीछे चले जाते हैं, पीछे चले जा रहे हैं। बिल्कुल हमें कोई नहीं है। कोई नया महीना आया हम जो है ना क्लैश करने को तैयार हो जाते हैं। आप कैसे झगड़ा करेंगे, हम कैसे जुलूस निकालेंगे, उसको कैसे रोकेंगे, ये क्या सही। भैया ये क्या सब चीजें भाई हैं। तो ये हमें बड़ी एजुकेशन की जरूरत है, और इसके लिए एक सबसे बड़ी यही है कि इज्तिमाई दुआएं कराई जाएं बार बार। वाह, अब उसी के ऊपर हमारे दिलों पर कहीं ना कहीं से कोई बात हो। अभी मेरी साहब से बात हो रही थी कि वो 4 हज कर चुके हैं माशाल्लाह। तो मैंने ऐसे पूछा कि राजी साहब आप तो टैक्स कितना देते होंगे? टैक्स तो बहुत देते हैं। हाँ यार बड़े खराबी यार है यार, ये इतना गलत ये लोग बना देते हैं, और मुझे जो है वो टैक्स देना पड़ता है, वैसा भी नहीं है। मैंने ऐसे पूछ लिया ऐसे कि सादी यार ये कहला एकदम चोर आदमी है, बताइए 5 लाख देता है, 30 लाख कम से कम इसका है, इसका जो इनकम टैक्स है जी, 5 लाख पर होता है। बताएं। ओहो बताए दिल पे क्या गुजरेगी हमारे, हैं तुम बड़ी अपने गहरी बात आपसे फ्रॉड कर रहे हो, अपने अल्लाह से फ्रॉड कर रहे हो, तो आपका ये मुल्क चलेगा कैसे फिर? बिल्कुल आप ये सोचें ना, हैं आप उसके जो बच्चे और उनका जो फैमिली देखेंगे, आप सब एक से बड़ा डकैत चोर। तो बड़ी तरबियत की सख्त जरूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, गुफ्तगू जारी रखते हैं। एक मुख्तसर सी ब्रेक यहाँ पर लेनी है, छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। डॉक्टर साहब से और भी मजीद बातें वो होती रहेंगी। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, और ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब से बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी, बहुत कुछ समझने का मौका मिल रहा था। डॉक्टर साहब से मज़ीद और कुछ मामला हैं, उस पर गुफ्तगू करता हूँ। डॉक्टर साहब, अभी आपने जैसे मुआशरे की इस्लाह के हवाले से कुछ चीज़ों की निशानदही की, बड़ा ज़रूरी है। अब मुझे एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है वो ये कि ये नशे का जो बढ़ता हुआ रुझान है। अभी मैं ऐसे ऐसे लोगों के बच्चों को देख रहा हूँ तो आप यकीन करें कि दिल बुझ जाता है कि यार ऐसे इतने बड़े बड़े लोग, कहाँ गई तरबियत, क्या वो है, बच्चे जो है किन किन कामों में पड़े हुए हैं। बिल्कुल। और अगर ये तरबियत हुई है तो उसका मतलब है तो आप मुकम्मल तौर पर स्क्रीन पर चाहे आप भले कामयाब हो गए हों, हकीकी ज़िंदगी में आप एक मुकम्मल जो है वो बिल्कुल ऐसा ही नाकाम इंसान है। सर आप फरमाइए इसके ऊपर। दिल तो देखिए आंसू बिल्कुल रोता ही रहता है इस मामले पे, और इतना परेशान है कि हम इस तरफ तो इतनी इबादत कर रहे हैं और एक इस्लामी मुल्क में हैं, और कुरान जैसी किताब हमारे हर घर में मौजूद है, और उस पर हमारी तरबियत ये है। समझे, मुझे इतनी हैरानकुन बात महसूस होती है ये कि हालांकि वो कॉलेज उनमें हमारे बच्चे तो पढ़ के निकले, हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर मौजूद हैं। ये कैसे बच्चे हैं कि जो कत्ल गारत गिरी पे आ गए हैं, नशे की हालत में अपने दोस्तों को कत्ल कर रहे हैं ना। एक तरह से किसी बात के ऊपर उनको सब्र नहीं आता। इतना पैसा सब कुछ है, अगर उसको यूटिलाइज करते हैं वो वही कॉलेज जिसमें आप पढ़ रहे हैं, इतना पैसा उसी में इन्वेस्ट कर दें आप, समझे ना। और 4 बार 10 बार गरीब बच्चों को वजीफा मुकर्रर करके उनको पढ़ा दें, तो ये तालीम ये लोग बताएं कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। यहाँ हमने क्या कहता नेगेटिविटी है, हम बहुत बड़े हैं, मैं अगर लफ्ज़ जो इन बच्चों में आ गया, वो आपसे पूछो वो उसका बड़ा बादशाह। ये सब चीज़ों की देखिए लेक ऑफ तरबियत है ये सारा है। और ये कुरान जैसी चीज़ को पढ़ के जो है उसको उड़ा देना, उसको बिल्कुल इग्नोर कर देना, ये अजाब की शक्ल है। बिल्कुल ऐसे ही आपने बिल्कुल वजह। ये कितना बड़ा अजाब है, बाप के सामने बेटे ने कत्ल किया, अब उसका हशर सामने देख लेंगे आप। बिल्कुल ऐसे है, एक औरत जो है वो लैंड क्रूजर से कत्ल कर देती है, बच्चों को, माँ बाप बेटी बाप को मार देती है, तो ये क्या मतलब बताएं कि ज़मीर नहीं जागेगा उनका। ये सब कुछ चीज़ें क्यों हो रही हैं? ये नशा है जी जी। देखिए एहसास सब में मौजूद है, लेकिन एहसास को मिटाने की चीज़ें आपने क्यों ली? वाह क्या अच्छी बात है। ऐसे ऐसे नशे आपने महंगे नशे के, ये अगर आप किसी चीज़ पे लगा दें आप हैं, कोई फलाई काम आप कर दें, हमारा मुल्क इतना मखरूज है कि कुछ हद नहीं है। आप मखरूज मुल्क में इस तरह से चल रहे हैं आप हैं? तो मैं समझता हूँ ये बहुत ज़्यादा वही बात है कि हर जुमा देखिए
रजब हो गया, फिर शबान महीना मुकद्दस, फिर रमज़ान आ गया, फिर ईद के फौरन बाद बकरीद है, फिर रबी अव्वल है, फिर मुहर्रम है। भाई आप देखें कितने मुकद्दस महीने, तरबियत ही तरबियत है, तरबियत तरबियत। अल्लाह ने कहीं नहीं छोड़ा आज़ाद आपको, है हर जुमे पे बुला दिया कि आज इज्तिमा करो। आमाम मस्जिद को चाहिए कि वो हर एक बल्कि चाहिए क्या करते हैं, ये तरबियत करते हैं। ये तरबियत किधर है? हैं जितने लड़के ये जो मुजरिम हैं बच्चे और बड़े, इनसे पूछो ये जमात जुम्मों में गए कभी, कितनी इन्होंने घर में नमाजें पढ़ी? तो ये बात क्यों नहीं करी गई है? हमें तो अब ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए कि जैसे हम कहते हैं स्कूलों में अटेंडेंस होती है, इसी तरह मस्जिदों में अटेंडेंस हो कि एक मस्जिद जो है वो फर्ज कर ले 500 लोग हैं तो उसने पता करे कि कितने लोग नमाज पढ़ने आ रहे हैं। बिल्कुल सही। सिर्फ हमें ये नहीं करना कि आप कुरान पढ़े, भाई आप यहाँ आ जाओ, कुरान सिखा रहे हैं तुम्हें, हैं हर एक को करके जाना चाहिए। देखिए जब ये होगा तो कुछ ना कुछ तो असर आएगा यकीनन। अगर ये नहीं किया गया तो मैं समझता हूँ ये 2-4 लोग तो हमारे सामने, ये 2-4 लोग नहीं है, ये पीछे थाउजेंड्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। हर घर के, हर बड़े घर में हर दूसरा लड़का जो है वो नशे का शिकार है। समझे ना? छोटेपन में जो आम गरीब लोग हैं उनमें छोटा नशा है, वो नशा उनका वो नशा है जेबें, ये जितनी स्नैचिंग है, डकैती हैं, आप इनके इंटरव्यू ले पकड़ के जी, समझे कि इनको क्या हुआ था। इन्होंने मालूम हुआ यंग लड़के, वो कोई पकड़ में नहीं आया तो भाग गया, पकड़ में तो आना ही है ना एक दिन। आप उनसे पूछे, हाँ हमारे पैसा नहीं था, हमारी तालीम ही नहीं हुई, हमारे वालिदैन ने नहीं पकड़ा। यार ये सब क्या हो रहा है? मैं कहता हूँ सबसे पहला काम है हमारी एजुकेशन का है कि सबको कंप्यूटराइज करना इलाका वाइज। बिल्कुल सही है। जैसे हमारे बाहर के मुल्क में एक गया किसी घर में, कार्ड दिखाया, उसने देखा ओहो ये तो फलानी शख्स का बंदा है, अब आपको पता चल गया उसका पूरा बायोडाटा आ गया आ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। तो अगर उसने कोई वारदात की है तो देखिए पकड़ा जाएगा वो फौरन। हमारे यहाँ तो बड़े खूब नाते पत्ते लोग जा रहे हैं, पुलिस देख रही है, हाँ मिला रहे। ये सब कुछ क्या है भाई? मैं ये कहता हूँ कि एक ऐसे नेबरहुड टाइप का ऐसा एक प्रोग्राम सारे मुल्क में बनना चाहिए कि जिसमें लोगों को कंप्यूटराइज किया जाए जिसमें ना, और उनके एग्जिस्ट इंटरेस्ट पे नजर रखी जाए, कौन लोग किधर मिलने आ रहे हैं। अभी किसी घर, अच्छा किसी महल्ले में कोई वारदात होती है तो उनको पता है कि ये शख्स बाहर का और ये वहाँ का है जी, तो वारदात क्यों करेगा? उसे पता है कि मैं गिर जाऊंगा। बिल्कुल ना। और यहाँ पे एक और जरूरत है वारदात को कम करने की। मैंने पहले भी सिचुएशन दी थी, आप असला के लाइसेंस शू कर दें सबको, मुझे आप सबको दे दें लाइसेंस, बिल्कुल ठीक है ना। अब आप भले अपनी पुलिस को बिठा दें, आप थोड़े दिन 6 महीने साल 2 साल थोड़ा क्लैश बढ़ेगा, उसके बाद सब अपनी जगह ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। आप देखिए हमारे जो कबाइल हैं बहुत ही कम ऐसा होता है कि आपस में कबाइल लड़ रहे हो। उनको पता है कि हम इसको झगड़ेंगे, इसके पास भी असला सब उसको झगड़ेंगे, वो सब अमन व अमान से रहते हैं। समझे ना? आप ये देखें आज इसराइल का एक मुल्क है, कितना हावी हुआ। जब मैंने उसकी हिस्ट्री पढ़ी तो पता चला कि उस मुल्क का हर शख्स फौजी है। बिल्कुल ऐसा ही, हर शख्स फौजी है उधर, हर एक के पास असला है। तो वहाँ कोई वारदात सुनी कभी आपने? भाई मीडिया तो मीडिया है ना, वो उनकी वारदात भी सुनाएगा, कोई वारदात नहीं है। समझे? तो ये सब कुछ क्या है? आप अपने मुआशरे को समझने लगे ये बड़ा सिविलियन है, इसको असला नहीं दो, ये मार देगा जी, क्या मार देगा। वो जो जाहिल बैठे हुए हैं उनको देखो, आज भी आप देखें कि जहाँ पे वारदातें हुई हैं और जिन लोगों के पास अपना असला था, दुकानदारों के पास, उन्होंने 2 को मार दिया, किसी को मार दिया, फिर उनको सितारा इम्तियाज दिया गया, उनको पकड़े। तो भाई ये काम आप भी करो ना। एक ये रास्ता है कि आप लाइसेंस असला शो करें और अपने पुलिस को, इलाकाई पुलिस को एंट्री कराएं और उसको नेबरहुड टाइप के इलाके को डेवलप करें आप, तो हम इन पे काबू पा सकते हैं। कम्युनिटी के सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जाए और ये बिल्कुल स्ट्रेंथन करने के लिए चलें तो पहला कदम है कि इसके हवाले से एजुकेट करें। और ट्रेनिंग वाला जो ये एस्पेक्ट है ना, ये बड़ा अच्छा महसूस होता है, अच्छा इन सेंस कि इसकी ज़रूरत अब पेश आ रही है, क्योंकि जब आपके पास अथॉरिटीज़ नाकाम हो जाएंगी तो फिर इवेंचुअली ये करना पड़ेगा और इसके ऊपर बहस की जा सकती है। डॉक्टर साहब, अब आने वाले वक्त के हवाले से क्या देख रहे हैं कि जहाँ सोसाइटी में एजुकेशन है, एजुकेशन की वजह से एक बड़ा मामला, अच्छा एजुकेशन है भी तो जैसा भी आप कुछ देर पहले फरमा रहे थे, बिल्कुल सही, कि सिर्फ पेपर पास करने की हद तक और जो कुछ पढ़ लिया बस उतनी ही नॉलेज है, बाकी वो अगर आप उसको सड़क पे भी देखेंगे, जो खुद को पढ़ा लिखा कहता भी है, सड़क पे वो भी कचरा कर रहा है, सिग्नल वो भी तोड़ता हुआ नज़र आ रहा है, गाड़ी उसको भी नहीं पता कहाँ खड़ी करनी है। आप देखें अमूमन आपको नज़र आएगा, आप सड़क पर जा रहे हैं, कोई ठेला या कोई पथारा देखा, गाड़ी बीच के ऊपर रोकी और वो खरीदारी गाड़ी में बैठे बैठे कर रहा है। अब ऐसे लोगों को अब क्या क्या बहुत अच्छी बात है, हमें और लेवल पे जो एजुकेशन को बढ़ाना पड़ेगा।
मैंने अब हम सड़क पे जाते हैं, उसमें चंद लोग पढ़े लिखे हैं जी, तो वो तो बेचारे चलो छुपे, मगर दूसरा जो है वो इलिटरेट है, जी, वो तो उसको बदतमीजी से पेश आ रहा है। बिल्कुल ठीक तो है। वो देख रहा है कि यार मैं तो सही हूँ, मजबूरी उसको भी हथियार उतारना पड़ता है। फिर बिल्कुल ऐसा ही। हमारे पास ये होना चाहिए कि हमें एजुकेशन को थ्रू आउट फैलाना चाहिए, समझे, और देखना चाहिए जैसे ही अगर हमें कहीं भी किसी भी फील्ड में कहीं पढ़ा लिखा मिल जाता है, भले वो किसी जो है वारदात में के दौरान में वो अरेस्ट हो रहा हो, तो उसको प्रायोरिटी बेसिस पे उसको स्टडी करें, देखेंगे क्यों हुआ ये, बिल्कुल सही है। समय आपको पॉजिटिव चीजें नजर आ जाएंगी आपको। देखिए जितने भी, अगर आप ये नहीं देखेंगे क्योंकि अपोजिट में तो वही है ना। बिल्कुल ठीक है। अब मैं सोचूं कि मुझे गोली नहीं चलानी है, अब आप मेरी गाड़ी को जो है हर तरफ से नुकसान पहुंचा रहे हैं, मेरे गले पे आपने लाके जो है एहतियात रख दिया, तो मैं क्या करूंगा फिर, समझे, अपने प्रोटेक्शन तो करूंगा मैं अपना, अपने पे गार्ड भी रखे जाएंगे सारे कुछ। अब लोग बाज़ औक़ात हमारा डिस्प्ले होता है, लोग कहते हैं कि सब गाड़ियां जा रही हैं, ये गार्ड घूम रहे हैं, ठीक है उनमें भी कुछ लोग हैं ऐसे होंगे, लेकिन मैं कहता हूँ मुझ जैसे लोग में अगर हम नहीं करें तो हम तो दो दिन भी यहाँ नहीं रह सकते, समझे, लोग हमें मार मुँह डालेंगे उठा के। तो अपना प्रोटेक्शन जरूरी है, एजुकेशन बहुत ही जरूरी है, मगर सबको करें, थ्रू आउट करें, ना ये तो चीटिंग है। हाँ देखिए सबसे बड़ा एक चीज़ पसे पर्दा मैं आपको बताऊं कि ये रिश्वत है, ये पैसा है, ये टीचर हजरात से लेके वन टू ऑल तमाम लोगों में ये चीज़ें पाई जाती हैं। ये टीचर जो लोग हैं बच्चों के इम्तहानात करा रहे हैं, मुझे एक लड़के ने बताया, मैंने कहा यार तुम एक बात बताओ कि तुम तो पढ़ते नहीं है, तुम इतने अच्छे नंबर कैसे ले रहे हो? बहुत खूब। कहने का बस मैं क्या बताऊं अंकल जी, घर से पैसे लेते हैं कि खाएंगे, वो उसको दे देते हैं जाके। बताएं काम हो गया। 1000 रुपए कह रहा है कि पर जो है वो पर घंटे के हिसाब से हम देते हैं। बताइए, इम्तिहान में 1000 उसको पकड़ा दिया था, पकड़ा, अब आराम से बैठ के पढ़ रहा है, पेपर कर रहा है। बताओ ये कोई तरीका है ना? और यही नहीं है, बल्कि आप उसको पूछेंगे कि भाई तुमने क्यों लिए, कहेंगे उसने भी ऊपर वाले ने दिए। बताइए, हमें पूरा सिस्टम सही करना पड़ेगा, सब मेरा वही सिस्टम जैसा हम पढ़ के निकले थे। हमारे वक्तों में ये कुछ भी नहीं था, है ना, पास आप एजुकेशन पढ़ लिया, पढ़ोगे तो पास होगे भाई, नहीं होगे तो नहीं होगे, है। अब आज देखें जेएनयू सिटी है, समझे, उनमें से चंद लोग हैं जैसे हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों में चीटिंग सिखाई नहीं हमने, उन्होंने स्टडी की और आज माशाल्लाह साहब एक अच्छी पोस्टों पर आ गए, बिल्कुल ठीक है। तो हमें ज़रूरत है इस बात की कि हमें यही नहीं कि हम चाहें कि हमारे एजुकेशन बढ़ती, तो एजुकेशन का जो लोग एजुकेशन है उनको सही करना होगा। बिल्कुल ठीक है, अच्छी तरह इनको रखें और दूसरे सिस्टम को भी आप तब्दील करें। अगर आप ये तरीका आपका रहेगा तो फिर तो आप, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी से तो नहीं बच सकते। मैं देख रहा था अगले दिन बच्चे बैठे हुए थे, उनके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं। अब तो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि अगर आप एआई के ज़रिए अगर उसको वो कर दें स्कैन, तो मेरे ख्याल में एक मिनट से भी कम के वक्त में वो आपको पूरा उसका जो है वो आंसर लिख कर दे देगा बेहतरीन। तो अब आप कैसे वो कर सकेंगे? तो ये तो आपको सोचना है, आपको एजुकेशन पेपर दे रहे हैं ना जी, मैंने खुद देखा, ये पहले ही जो है वो मीडिया पे आ गया, सोशल मीडिया पेपर आ गया, मैट्रिक पे देने जा रहे हैं, पहले शो हो गया। बताइए यार क्या कुछ चाहिए बताओ। तो मैं समझता हूँ सिस्टम को बेहतर होना पड़ेगा, सिस्टम के साथ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को भी सही होना है। बिल्कुल ठीक है ना, फिर जाके इज्तिमाई बनेगी, ताकत बनेगी, है ना। और ये वन टू ऑल सबका होगा। जब तक हमारे दिल से हर्ष और तमा, इर्स और तमा नहीं खत्म होगी, ये लालच खत्म नहीं होगी, ये ताकतों की जो हमारे पास एक जहन की जो ताकत है बढ़ने की, उसको गिरा के बढ़ना, उसको जो है क्रॉस करके आपने जाना है, आपको जो है शॉर्टकट रूट अडॉप्ट करना है आपको गाड़ियों के लिए, बंगलों, तो जब तक ये सोच आपकी नहीं हटेगी आपका मुल्क नहीं चल सकता, क्योंकि आपको मेरिट पे आना पड़ेगा। आप मेरिट को प्रपोज करें, आप प्रमोट करें, आप सारा, फिर जाके हम और आप एक अच्छे मुल्क को हासिल कर सकते हैं। वरना बहुत मसाइल हैं इन सब चीज़ों के लिए। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही निशानदेही की कि ये सारे मसाइल हैं जिसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है, और संजीदगी का मुजाहरा करना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ तो अब संजीदगी का मुजाहरा कोई करने के लिए तैयार नहीं है। मामलात को जिस तरह से हल करने की कोशिश की जाती है, अब अल्लाह खैर करे, जिस तरह के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं, जिस तरह से हादसा बढ़ते चले जा रहे हैं, अब इसकी किसी एक शख्स के ऊपर तो जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। बहरहाल इसमें हमारा भी अपना बड़ा काम है। जैसे डॉक्टर साहब ने पूरी गुफ्तगू के दौरान इस चीज़ को हाईलाइट किया कि ये जो कुछ हो रहा है, क्योंकि हमारी अपनी कोई तरबियत नहीं है, इस वजह से हम तसादुम की तरफ जा रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत हमेशा से अच्छा लगता है, सीखने को मिलता है बहुत कुछ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मुलाकात होती है तो फिर आपके सामने और बहुत सारे मामलात हैं, सेहत से जुड़े बहुत सारे मामलात हैं जिस पे जो इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत साहब जो है हमारे ये मैसेजेस
लोग सुने और हुकूमत के इदारे भी सुने, बहुत मुताले का लोग, तो इंशाल्लाह कोई ना कोई रिजल्ट बरामद हो जाएगा इंशाल्लाह। पूरी गुफ्तगू ही एक मैसेज है डॉक्टर साहब की। तो ना वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ पढ़ना है। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।